तू तो एक चील है, तो इंसान की तरह बात कैसे कर सकता है? तेरे बाबा कुछ साल पहले अचानक गायब हो गए थे, जो आज तक लौटे नहीं। मैं तेरे बाबा के रहस्य बता सकता हूँ। तेरे बाबा कोई आम आदमी नहीं थे। मैं तेरी बात क्यों मानूं? कभी सोचा है तू पिछले 8 साल से बिना बाबू के कैसे जी रहा है? तू तो मेरे बारे में सब जानता है। तू कौन है? अभी मैं तुझे सब नहीं बता सकता। इसके लिए तुझे पहले मुझे इस अभिशाप से मुक्त करना होगा। शहर जाकर मुझे भूल जाएगा ना? शांति, मुझे पता है तू मुझसे प्यार करता है। मैं शहर सिर्फ तेरे लिए ही जा रहा हूं, ताकि तेरे पिता से इज्जत के साथ तेरा हाथ मांग सकूं। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रोहन नाम का एक 18 साल का लड़का रहता था। रोहन अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देने के कुछ दिन बाद ही चल बसी थी। हाँ, पिता ही उसका एकमात्र सहारा था, उसका पूरा परिवार। लेकिन जब रोहन की उम्र सिर्फ 10 साल थी, एक तूफानी रात उसके पिता अचानक गायब हो गए। किसी को पता नहीं चला कि वे कहाँ गए। जंगल में खो गए या किसी ने ले गए, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उसके बाद से रोहन गांव के एक पुराने टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रहता था। दिन बस गुजरते जाते थे, मगर उसके मन में एक ही सवाल था, पिता, आखिर आप कहाँ चले गए? दुख सहना पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब जिद थी, पिता को ढूंढ निकाला ही जाएगा। रोहन अपनी झोंपड़ी में बैठा था, तभी शांति नाम की एक लड़की हाथ में खाने का थाल लेकर अंदर आ गई। तू बार बार मेरे लिए खाना क्यों लेकर आती है शांति? क्योंकि मुझे नहीं पता तू क्या खा रहा है, और तू भी तो जानता है मैं क्यों तुझे खाना लेकर आती हूँ। तेरी ये मदद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा यार। ये मदद नहीं है रोहन, ये मेरी मोहब्बत है। शांति ने आंखें नीचे कर ले और चुपचाप झोंपड़ी से बाहर चली गई। कुछ देर बाद बाहर आकर देखा, झोपड़ी के सामने गांव के जमींदार खड़े थे। रोहन बाबू, खाना खा लिया? हाँ जमींदार साहब, आपकी बेटी शांति ने थोड़ी देर पहले मुझे खाना दिया। अच्छा किया उसने, अब तू बड़ा हो गया है। बाबू, अपनी देखभाल खुद करना सीख। जमींदार साहब, आप 12 साल की उम्र से मेरी देखभाल करते आए हैं, लेकिन अब मुझे शर्म महसूस होती है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तेरी बात में सच्चाई है रोहन। गांव के पास जो जंगल है वो अब पहले जैसा डरावना नहीं रहा। अगर तू चाहे तो वहां जाकर लकड़ी काट सकता है या शहद इकट्ठा कर सकता है। इसी का तो मैं करता हूँ जमींदार साहब। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने लिए और जो मेरे अपने हैं उनके लिए कुछ करूं। रोहन जंगल की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद रोहन जंगल पहुंच गया। आज अच्छे पेड़ नहीं मिले, कल कुछ लकड़ियां लाकर इन्हें काटकर बाजार में बेचूंगा। जमींदार साहब ने बचपन से मेरी बहुत मदद की है। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। धीरे धीरे आवाज आती है, मानो कोई देख रहा हो। रोहन ये कह पाता, तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़े हुए एक चील पर पड़ी, जो उसे घूर रहा था। पता नहीं क्यों वो चील उसे बड़ा अजीब लगा। बड़ी ही हैरान करने वाली बात है, ये चील आकार में कुछ अलग था, चील से बड़ा था, और ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? चील उड़कर उसके पास आता है। मैं तुझे जानता हूँ, क्या तू रघुनाथ का बेटा है? तू तो एक चील है, फिर इंसानों जैसा बोल कैसे सकता है? मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दे। तू रघुनाथ का बेटा है? हाँ, मैं रघुनाथ का बेटा हूं। तेरे पापा कुछ साल पहले
अचानक गायब हो गए थे, जो आज तक वापस नहीं आए। मैं तेरे पापा के रहस्य के बारे में बता सकता हूँ। तेरे पापा कोई आम आदमी नहीं थे। नहीं पता तू कौन है, तेरी बात मैं क्यों मानूं? कभी सोचा है कि तुम पिछले 8 साल से बिना पापा के कैसे जी रहे हो? लेकिन गांव में कोई तुम्हारे पापा के बारे में बात भी नहीं करता, कोई तुम्हारी मदद नहीं करता सिवाय तुम्हारे गांव के जमींदार के। तुम तो मेरी पूरी कहानी जानते हो। तुम कौन हो? मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकता। इसके लिए पहले तुम्हें मुझे उस अभिशाप से आजाद करना होगा। रोहन को नहीं पता क्यों, लेकिन उसे उस चील जैसा शख्स से डर लगने लगा और वो दौड़ता हुआ गांव की तरफ भाग गया। लौटकर रोहन जोर जोर से सांस लेने लगा। वो जंगल तो बड़ा अजीब था। वहां के पक्षी भी इंसानों जैसे थे। भाषा में बात करता है। अब मैं और कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। शांति आती है हाथ में खाना लेकर। क्या हुआ रोहन? तेरे माथे पर पसीना क्यों है, वो भी इतनी सर्दी में? और तू इतना घबराया क्यों हुआ है? शांति, मैं कल जंगल गया था। वहां एक चील थी। वो इंसान की तरह बात कर रही थी। रोहन खाना खाकर सो गया। अगले सुबह जब रोहन जागा तो उसका डर दूर हो चुका था। शायद मैंने उस चील को बात करते देखकर थोड़ा ज्यादा ही डर गया था। सच कहूं तो मुझे लगता है वो चील मेरे पिता के बारे में कुछ ना कुछ जानती है। और उसने सही कहा था, गांव में मेरे पिता का कोई जिक्र नहीं करता। जब मैं जमींदार साहब से भी पिता के बारे में पूछा तो उन्होंने भी बात टाल दी। बस इतना कहा कि मेरी माँ मुझे जन्म देने के बाद ही मर गई थी और 8 साल पहले पिता जंगल में गए थे, वापस नहीं आए। शायद उस चील के पास ही मेरे पिता का रहस्य छिपा है। अब वक्त आ गया है सच्चाई जानने का। मुझे फिर उसी जगह जाना होगा जहां वो चील मिली थी। कुछ देर बाद जंगल में मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम भी अब उस सच्चाई के करीब हो जिसे जानने से सब कुछ बदल जाएगा। तेरा पिता रघुनाथ की तरह ही बहादुर है। बता, मेरे पिता के बारे में तू क्या जानता है? वो कहाँ है? क्या वो अभी जिंदा है? कल मैंने कहा था उसके लिए तुझे पहले मुझे इस अभिशाप से बचाना होगा। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करने आया हूं। तुझे मुझे अपना दोस्त समझना चाहिए। मैं जानता हूं कि तू बचपन से गरीबी से लड़ रहा है और कभी-कभी इस बात से तुझे शर्म भी आती है। जब जमींदार साहब की बेटी मेरे लिए खाना लेकर आती है तो मुझे बहुत शर्म आती है। वो मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद करता हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपनी बात खुद नहीं संभाल पाया हूँ। आखिर मैं जमींदार के पास जाकर उसकी बेटी शांति की मांग करूंगा। मैं इस जंगल के सारे राज जानता हूं, चल मेरे साथ। ये कहते हुए चील उड़ गया और रोहन उसके पीछे पीछे चलने लगा। ये वही जगह है रोहन, तुझे यहाँ खुदाई करनी होगी। खुदाई करने लगता है। कुछ देर बाद वहां एक डिब्बा मिला। अरे, यहाँ तो बहुत सारे गहने हैं। इन्हें बेचकर मैं तो अमीर बन सकता हूँ। पहले तू अमीर बन जा, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मैं अभिशाप से कैसे मुक्त हुआ। फिर मैं तुझे तेरे पापा से भी मिलवाऊंगा। मुझे पता है वो अभी कहाँ हैं। पर एक बात बता, तू कैसे जान गया कि उस गुफा की मिट्टी के नीचे डिब्बा दबा हुआ है? शायद तू भूल गया है,
कुछ देर पहले मैंने तुझे बताया था कि मैं इस जंगल के सारे रहस्य जानता हूँ। पर मैंने अब तक कभी कोई काम नहीं किया। अगर मैं वो डिब्बा लेकर गांव चला गया और अचानक अमीर हो गया तो लोग मुझसे तरह तरह के सवाल करेंगे। मेरे पास इसका भी एक तरीका है। तू गांव का जमींदार है, कह देना कि तू व्यापार करना चाहता है और कुछ दिनों के लिए राज्य जाना चाहता है। फिर वहां जाकर ये हीरे बेच देगा। फिर जब तू अमीर बनकर वापस आएगा तो सब सोचेंगे कि तूने व्यापार में खूब मुनाफा कमाया है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। पर एक बात बता, अमीर बनकर मुझे भूल जाएगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरे धन से ज्यादा मेरी इच्छा है अपने पापा से मिलने की। ये कहकर अर्जुन बक्सा लेकर गांव वापस चला गया। अगले दिन वो जमींदार के पास जाकर बोला, रोहन, तू तो कभी गांव के बाहर नहीं गया। व्यापार करने के लिए पैसे चाहिए, अनुभव चाहिए। तू ये सब कैसे करेगा? मैं राज्य जाकर मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन अब चाहे जो हो मैं इसी गांव वापस आऊंगा। गहरी सोच में पड़कर मुस्कुराते हुए, अगर तेरा इरादा सच्चा है तो तू अपने मकसद में जरूर कामयाब होगा। मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। रोहन ने बॉक्स छुपाकर गांव से बाहर निकल गया। रास्ते में उसकी मुलाकात शांति से हुई। शहर जाकर मुझे भूलना मत ना। शांति, मुझे पता है तू मुझसे प्यार करती है और मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। बस कहने की हिम्मत कभी नहीं हुई। मैं शहर सिर्फ तेरे लिए ही जा रहा हूँ ताकि तेरे पिता के पास सम्मान के साथ तेरा हाथ मांग सकूं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तू अपने मकसद में सफल होकर वापस आए। वहां पहुंचकर एक सराय में ठहरा और बक्से से कुछ हीरे निकालकर एक जौहरी के पास गया। अरे भाई, इतने बड़े कीमती हीरे ये तू कहां से लाया? ये मेरे पिता के थे। वे हीरों के बड़े व्यापारी। जौहरी ने रोहन को उसकी मांगी हुई कीमत दे दी। रोहन कुछ दिन पहले से ही हीरे बेचकर अमीर बन गया था। फिर वह गांव वापस आ गया। रोहन को देखकर जमींदार और शांति बहुत खुश हुए। कुछ ही दिनों में रोहन की झोपड़ी की जगह एक बड़ा मकान बन गया। नौकरी भी लग गई। अब तू अमीर भी हो गया है। गांव में तेरा सम्मान भी बढ़ गया है। पहले लोग तुझे अनाथ समझकर दया की नजर से देखते थे। अब वो नजर बदल गई है। अब तुम मेरे पापा के पास मेरी शादी कब मांगने जाएगा? चिंता मत कर शांति, और कुछ दिन धैर्य रख। फिर मैं खुद तेरे पापा के पास तेरा हाथ मांगने जा रहा हूँ। मुझे पूरी तरह तुझ पर भरोसा है। लक्ष्मी के चले जाने के बाद बस एक बार अपने मन में मेरे पिताजी से मिल लेना। उसके बाद मैं उसे जमींदार के पास भेज दूंगा तेरे हाथ मांगने के लिए। कितनी खुशियों भरी घड़ी होगी वो। अब मुझे फिर चील के पास जाना चाहिए। इतना कहकर रोहन जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ देर बाद रोहन उस जगह पहुंच गया जहां उसकी चील से पहली बार मुलाकात हुई थी। तभी वहां एक साधु आ पहुंचे जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? तेरी शक्ल किसी के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाता हूँ। शायद मैं तेरे पिता को जानता हूँ। मैं रघुनाथ का बेटा हूँ और मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। थोड़ा हैरान होकर चुपचाप वहां से चला गया। साधु के जाने के साथ ही चील वहां आकर बैठ गया। वो साधु तुझसे क्या कह रहा था? उसने बस इतना कहा कि शायद वो मुझे नहीं जानता।
मैंने उसे बता दिया कि मैं रघुनाथ का बेटा हूं। वो साधु एक फरेबी है जो सिर्फ साधु का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से वो शैतान है। मेरा उस साधु से कोई झंझट नहीं, मेरा सिर्फ तुझसे और मेरे पिता से है। सिर दर्द हो रहा है। अब बता, मैं तुझे अभिशाप से कैसे मुक्त कर सकता हूं? तू चल मेरे साथ। चिड़िया उड़ती हुई रोहन को उस गुफा की तरफ ले गई जहां पहले मिट्टी के नीचे रोहन को बहुत कीमती हीरे मिले थे। गुफा के अंदर एक बड़ा अजीब सा पत्थर रखा था जो रंग बिरंगी रोशनी में चमक रहा था। कल पूर्णिमा की रात इस पत्थर को तोड़ना जरूरी है। इतना कहकर चील अचानक गायब हो गया। रोहन चुपचाप वहां से वापस आ गया। रोहन घर पहुंचा, तभी पीछे से वही साधु वहां आ पहुंचा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम चील से बात कर रहे थे। हाँ, लेकिन तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? देख, तुम उस चील को नहीं जानते, वो कोई आम चील नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरा और बाकी सब कुछ उसे चील के लिए है। वो चील मेरे पिता के बारे में जानता है और मैं किसी भी कीमत पर अपने पिता को पाना चाहता हूं। बाप इस दुनिया में नहीं रहा। वो बास तुझे फंसा कर तुझे अभिशाप से आजाद करना चाहता है। ये सुनकर रोहन गुस्सा हो गया। मैं साधुओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन तेरे जैसे ढोंगी साधुओं का नहीं। अब और एक भी बात मैं नहीं सुनूंगा, यहाँ से निकल जा। साधु कुछ कहने ही वाले थे कि रोहन ने अपने नौकरों से कहा, इसे धक्का देकर बाहर निकाल दो। नौकरों ने साधु को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। तभी जमींदार और शांति वहां पहुंच गए। आप वही साधु हैं जो जंगल में तपस्या करते हैं? आप रोहन के यहाँ क्या कर रहे थे? रोहन के नौकरों ने तुम्हें धक्का क्यों दिया? रघुनाथ का बेटा रोहन बेवकूफ बन गया है। वो वही गलती कर रहा है जो उसके पिता ने की थी। ये वीडियो यहीं खत्म नहीं होता। अगर दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट करो, पार्ट 2 जल्द आएगा।